गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में मेथड ऑफ इमेजेस के अंदर कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इससे पहले हमने जो मेथड ऑफ इमेजेस पढ़े थे वहाँ हमने शीट के कारण पढ़ा था कि अगर कोई भी एक शीट हमें दे दी जाती है और उसके सामने कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ होता है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है वो हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में मेथड ऑफ इमेजेस के थ्रू देखा, जहां हमने बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ किया या हम कह सकते हैं यूनिकनेस की थ्योरम को हमने यूज़ किया। आज हमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर उसी में मेथड ऑफ इमेजेस का ही फर्दर पॉइंट जो है सेम टॉपिक है, बस प्लेन ऑफ शीट की जगह आज हमें स्फीयर रखना है। सो आवर टॉपिक इज अ पॉइंट चार्ज इन फ्रंट ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर। A point charge in front of conducting sphere. So students, ये जो टॉपिक है इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट हम लोगों ने एक स्फीयर रखा, कंडक्टिंग स्फीयर। जैसे कि लास्ट वाले पॉइंट के अंदर हमने देखा कि हमने वहाँ पर एक शीट रखी हुई थी, आज उसकी जगह उसे चेंज कर एक स्फीयर रख दिया और इस स्फीयर के सेंटर से कुछ दूरी पर या कुछ डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल चार्ज रख दिया Q, राइट। अब आपको मालूम है कि ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज है जो कि किसके सामने है, कंडक्टिंग स्फीयर के सामने है। तो ये एक नया फिनोमिना शो करता है हमें, जो ये है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट P पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो मेथड ऑफ इमेजेस को यूज़ लेना होगा। सो अ पॉइंट चार्ज इन फ्रंट ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर इज लाइक दैट। तो हम इसमें लिखेंगे कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q placed at distance d from the center O of the conducting sphere, right। हमने किसी एक Q चार्ज को स्फीयर के सेंटर O से D डिस्टेंस पर रख दिया, राइट। अब जिसमें हमने कहा कि इसकी जो ये रेडियस है स्फीयर की वो कैसी है, कैपिटल R है, और हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि R जो है वो बहुत छोटा है कैपिटल D से। सो कंडीशन इज दैट R इज स्मॉल देन D, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है वो इसका ये मतलब है, इस टॉपिक के अंडर में कुछ केसेस आते हैं, लाइक केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक देखा उसमें इस वाले केस का एक पॉइंट आज हम जो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, व्हेन द कंडक्टिंग स्फीयर इज ग्राउंडेड। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अगर जो आपने ये कंडक्टिंग स्फीयर लिया हुआ है इसको अगर हम लोग ग्राउंडेड कर देते हैं तो हमारे पास में मेथड ऑफ इमेजेस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो आवर फर्स्ट केस इज दैट व्हेन द कंडक्टिंग स्फीयर इज ग्राउंडेड, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक केस प्रिपेयर करते हैं और उस केस में हम देखेंगे कि ये हमने लिया एक कंडक्टर, इस कंडक्टर के पास में जब
किसी डी डिस्टेंस पे, जो कि उसके सेंटर ओ से डी डिस्टेंस पर है, जहाँ ये हमने एक चार्ज रख दिया, कौन सा, क्यू चार्ज रख दिया, जिसकी डिस्टेंस है आपके पास में स्मॉल डी के फॉर्म में। अब हम को किसी भी पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए हमने r, थीटा के फॉर्म में। हमने कहा कि जो ये P पॉइंट है वो यहाँ से r डिस्टेंस पर है और इस Q चार्ज से थीटा ऊपर है। तो इसके लिए हम एक केस बना लेते हैं कि ये यहाँ से कितना ऊपर है, थीटा डिस्टेंस ऊपर है, जिसकी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, अब हमारे पास स्मॉल r हो जाती है। आपको केस में दिया हुआ है कि कंडक्टिंग जो स्फीयर है वो कैसा है, ग्राउंडेड है। अगर स्टूडेंट्स हम इस कंडक्टिंग स्फीयर को क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। अगर हम इसको इस प्रकार से ग्राउंडेड करते हैं तो हम देखते हैं कि इस स्मॉल q चार्ज की वजह से इस कंडक्टिंग स्फीयर पर एक इंड्यूस चार्ज आ जाएगा, राइट। अगर ये स्मॉल q का है तो इसके ऊपर यहाँ स्फीयर की सरफेस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस चार्जेस कहेंगे। अगर हम सपोज करते हैं कि इस पूरे के पूरे कंडक्टिंग स्फीयर का जो नेट चार्ज है, राइट, इस पूरे स्फीयर का जो नेट चार्ज है ये हमने लेट कर लिया है कि वो कितना है, Q डैश रख दिया, ठीक है। ये इस वाले पॉइंट पे हमने Q डैश ले लिया, जो कि कहाँ पर है, इस सरफेस के, इस स्फीयर के सेंटर से B डिस्टेंस पर हमने इसका ओवरऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया है, जो कितना है, Q डैश। तो अब हम लोगों को सबसे पहले कि इस टॉपिक के अंदर Q डैश और B की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एक बार हम वापस से हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमने केस नंबर फर्स्ट लिया है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि व्हेन द कंडक्टिंग स्फीयर इज ग्राउंडेड, कि अगर जब हम इस कंडक्टिंग स्फीयर को ग्राउंडेड कर देते हैं, देन वी सी दैट, तो हम देखते हैं कि जो ये स्मॉल q पॉइंट चार्ज हम लोगों ने रखा हुआ है उसकी वजह से इसके सरफेस के चारों तरफ माइनस का साइन आ जाता है। माइनस का साइन का मतलब है यहाँ पर कोई इंड्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और हमने कहा कि इस पूरे चार्ज का जो नेट चार्ज है वो हमने Q डैश इस पॉइंट पर ले लिया। ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये ग्राउंडेड है और ये इससे बहुत दूर है, जिसकी तरह ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वैल्यू हमने ले ली कि कितनी है, Q डैश है, जो Q डैश यहाँ सेंटर O से B डिस्टेंस पर है, राइट। तो अगर हमें अब इस टॉपिक के अंदर फर्दर पढ़ना है कि कंडक्टिंग स्फीयर जब ग्राउंडेड है तो हमें B की वैल्यू और इस Q डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हम यहाँ जानते हैं कि जो इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, कैपिटल R के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों को इस वाले टॉपिक के अंदर निकालना है कि जो ये B है वो कितना डिस्टेंस पे है, राइट। तो इसके लिए हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर अ पॉइंट चार्ज Q located at D relative to the origin, मतलब कि एक पॉइंट चार्ज है Q जो कि D डिस्टेंस पर लोकेटेड है ऑरिजिन से, एंड ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस कैपिटल R, राइट। और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, हमें कैपिटल R दे रखा है। तो हमने कहा कि अब अगर ये कैपिटल R दे रखा है तो आप लोगों को पता है लास्ट वाली कंडीशन में हम लोग पढ़कर आए हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो किस टाइप से होता है, पोटेंशियल V सच दैट।
अब पोटेंशियल V किस टाइप से होता है, तो आप जानते हैं कि अगर ये जो पॉइंट है V पॉइंट या फिर V पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर हम इसके अंदर दो कंडीशन देखते हैं बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग, राइट, बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आपको मालूम है कि जो स्फेयर है उसकी सरफेस पर पोटेंशियल कैसा होता है, नेट ज़ीरो होता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं और इससे लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि अगर ये जो स्फेयर लिया है उसके सरफेस पर नेट पोटेंशियल कैसा होगा, जीरो। सो हमने लिखा V इज इक्वल टू ज़ीरो, कहाँ पर होगा, एट सरफेस ऑफ स्फेयर, राइट। और जो सेकेंड पॉइंट हम पढ़ के आ चुके हैं वो ये था कि V जो है वो जीरो कहाँ होता है, अगर ये जो पॉइंट है P वो कहाँ पर हो जाए हमारे पास, इनफाइनाइट पे अगर होता है तो भी हमारे पास पोटेंशियल कैसा होगा, ज़ीरो। सो वी सी दैट पोटेंशियल V इज इक्वल टू जीरो फॉर R टेंस टू इनफाइनाइट। पोटेंशियल V जीरो होगा अगर R कहाँ पे है, R बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है। तो ये सारा केस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को इसके अंदर देखना है कि जब हमें मालूम है कि सरफेस जो है, ये जो सरफेस है स्फेयर की, वहाँ पोटेंशियल कैसा है, जीरो है, ठीक है। तो हमने पहला चार्ज क्या लिया हुआ है, Q डैश लिया हुआ है, और एक चार्ज हमने क्या लिया हुआ है, Q लिया हुआ है। तो इन दोनों की वजह से इस वाले सरफेस पे नेट पोटेंशियल कैसा होगा, ज़ीरो होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स हम इनको एक पॉइंट्स दे देते हैं, लेट कि जो ये Q है वो कहाँ पर है, पॉइंट A पर है, ये O है ही है, ये जो इमेज चार्ज है Q डैश, ये Q डैश कहाँ पर है, सपोज कर लिया B पे है, ठीक है। अगर हमें पोटेंशियल जो है सरफेस पर निकालना है जो कि कैसा है, जीरो के इक्वल है, तो हम क्या करते हैं कि इसे कह देते हैं P डैश, अगर ये P पॉइंट है तो, ठीक है। ये P डैश कहाँ पे है, ये वही हमारे पास में, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई इस बार, कैपिटल R, और एंगल वही आएगा थीटा, ठीक है। जैसे ये स्मॉल r की डिस्टेंस, ये कैपिटल R डिस्टेंस पे है। अब हमें इनके लिए कुछ कंडीशंस को देखना है, तो हम एक डायग्राम में शो कर देते हैं कि एक ट्राइंगल बन गया, एक तो हमारे पास ये वाला, राइट, एक तो ये वाला बन गया, और दूसरा क्या बन गया हमारे पास में A पॉइंट के लिए, ये वाला। अब हम यहाँ पे ट्राइंगल की या फिर कोसाइन की कंडीशन लगाकर यहाँ देख सकते हैं कि पोटेंशियल जो है अगर वो R कैपिटल R पर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक बार हम वापस से अपने डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये हमारे पास में एक स्फेयर था जहाँ पर ये था हमारे पास पॉइंट चार्ज Q। अब हम सीधा वैल्यू देखने के लिए कर रहे हैं इसे, ये O डिस्टेंस थी जहाँ पे इन दोनों की जो डिस्टेंस थी वो स्मॉल d थी हमारे पास में, जहाँ हमने लेट किया हुआ था कि जो ये है वो एक Q डैश चार्ज है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से B थी। और इसके बाद में हमने देखा कि अगर जब हम इस पॉइंट P पर निकाल रहे थे तो वो P, R थीटा थी, जो कि यहाँ से कितना एंगल बना रहा था, थीटा। और अब हमने यहाँ क्या मान लिया, एक P डैश मान लिया जो कि कितना बना रहा है, कैपिटल R इंटू थीटा बना रहा है, राइट। तो ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास में उसे हमने पॉइंट Q डैश पर ये ऐसे हमने इसको ले ली जो कितनी है, B डैश है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास में, ये A पॉइंट पर है, ठीक है। तो अब हम इन ट्राइंगल के फॉर्मूले से इनको देखते हैं इस तरीके से कि अब पोटेंशियल देखना है इस P डैश पर। तो देखिए द पोटेंशियल at P dash to the real charge plus Q, मतलब कि
प्लस क्यू की वजह से इस पी डैश पर, और एंड इट्स इमेज चार्ज क्यू डैश, और इस इमेज चार्ज क्यू डैश की वजह से, ये इमेज चार्ज था हमारे पास यहाँ पर क्यू डैश था, राइट, इज गिवन बाय, तो पोटेंशियल हमारे पास कितना हो जाएगा, पोटेंशियल फाई पी इज इक्वल टू, वो होता क्या है, के क्यू अपॉन में आर होता है। तो सबसे पहले अगर हम Q की जगह देखें तो हम क्या कहेंगे कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, ए पी डैश है, तो ये कितना हो गया, के क्यू अपॉन में ए पी डैश, प्लस इसकी वजह से देखें Q डैश की वजह से, तो वो कितना हो जाएगा, बी पी डैश, तो ये कितना हो गया, के क्यू अपॉन में बी पी डैश, और ये भी चार्ज कौन सा है, Q डैश। अब हमें मालूम है कि जो इसका ये स्फेयर है उसके सरफेस पर नेट पोटेंशियल कैसा होता है, जीरो, तो इसको हमने रख दिया इक्वल टू जीरो के। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो फाई पी की जो वैल्यू है वो जब ज़ीरो के इक्वल है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये वैल्यू जो है इसको सॉल्व करते हैं तो के से तो के कैंसिल होगा, ये माइनस में आ जाएगा, हमें निकालना क्या है, क्यू डैश की वैल्यू को, क्योंकि ये क्यू डैश हमने अपने अकॉर्डिंग सपोज किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में क्यू और बी पी डैश अपॉन में ए पी डैश के इक्वल आ गई, जिसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास जो ये Q डैश है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, इस चार्ज Q पर और इनकी इन वाली डिस्टेंस पर। अब हमारा मेन जो रूल है वो हमें ये है कि BP डैश और AP डैश की वैल्यू कितनी है, अब हमें वो पता चल जाती है तो वहाँ हम सीधा इसकी वैल्यू को पुट अप कर देंगे। Then we see that from triangle OAP dash, OAP dash, अगर हम इस वाले ट्राइंगल से देखते हैं और हम रूल लगा देते हैं, किसका, कोसाइन रूल लगाते हैं, तो कोसाइन रूल पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसका जो स्क्वायर है वो इन दोनों के इक्वल होगा। तो इसको हमने कैसे लिखा, ए पी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस इन दोनों का कॉस थीटा। तो हमने लिखा ए पी डैश का होल स्क्वायर, ओ पी डैश का स्क्वायर आया हमारे पास में, प्लस ओ ए का होल स्क्वायर माइनस 2 दिस इज डिस्टेंस और कॉस थीटा, तो 2 ओ पी डैश ओ ए और ये कितना आ गया, कॉस थीटा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो ए पी डैश है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में आ जाएगी, रूट में ओ पी डैश का होल स्क्वायर, ओ पी डैश कितना है हमारे पास, कैपिटल आर है ये वाली वैल्यू, सरफेस इसकी रेडियस की है स्फेयर के, तो हमने लिखा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ओ ए कितना है हमारे पास में, डी है, तो हमने लिखा डी स्क्वायर माइनस 2 आर डी कॉस थीटा। अगर हम इस इक्वेशन को कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरीके से जैसे हमने ए पी डैश की वैल्यू को निकाला है, इस बार हम बी पी डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं ट्राइंगल ओ बी पी डैश, तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी पी डैश, यहाँ हमने फॉर्मूला जब पुट किया तो कितना आएगा, ये वाला भी सेम, बी पी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी डैश का होल स्क्वायर प्लस
OA का होल स्क्वायर माइनस 2OP डैश डॉट OB कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने देखा BP डैश का जो होल स्क्वायर है उसको हमने लिखा BP डैश इज इक्वल टू OP डैश का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है R स्क्वायर, रूट में आ जाएगा ये। OB कितना माना हुआ है हमने, स्मॉल b, तो स्मॉल b का स्क्वायर माइनस 2RB कॉस थीटा, और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अब इस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हम क्या देखेंगे कि Q डैश की वैल्यू यहाँ इनके फॉर्म में आ जाएगी, राइट। सो इक्वेशन नंबर 1 and 3 in 1, equation number 2 and 3 in 1. So we see Q dash is equals to माइनस में Q, यहाँ था हमारे पास B डैश अपॉन AP डैश, तो BP डैश की अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, कितनी आई हैं, रूट में R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2RB कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2RD कॉस थीटा। अब अगर इस इक्वेशन के अंदर जब हम लेट कर लेते हैं, लेट, इवन ये जो लेट जो हम कर रहे हैं वो कुछ ऐसी टर्म है कि जब उस इक्वेशन में हम R स्क्वायर अपॉन में D करते हैं तो उसकी वैल्यू B के इक्वल आती है। तो हमने कहा B इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन में D के होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स हमने ऐसी टर्म चूज़ की है जहाँ B इज इक्वल टू कितना है, R स्क्वायर अपॉन में D, और इस वाली वैल्यू को यहाँ पे क्या करते हैं, अब पुट कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि Q डैश इज इक्वल टू माइनस में Q रूट, ये आया R स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मतलब कि R स्क्वायर अपॉन में D का होल स्क्वायर माइनस 2RB, B इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन D एंड कॉस थीटा हेयर, डिवाइडेड बाय रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2RD कॉस थीटा, राइट। अब हम इसको अगर देखते हैं, देन वी सी हेयर दैट Q डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q चार्ज एंड रूट, यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे अगर हम, तो ये आएगा R स्क्वायर D स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4 माइनस 2R क्यूब D कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट, it is as it is R square plus D square minus 2RD cos theta and Q dash is equal to minus Q, और इस वाले में जो D आया था, जो हमने लिया था LCM के अंदर, इसका D आ गया यहाँ से बाहर निकल के नीचे, राइट। तो ये आ गया Q माइनस में Q अपॉन में D, और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया R स्क्वायर को, तो ये कितना बच गया, D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2RD कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2RD कॉस थीटा, जहाँ से स्टूडेंट ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये R स्क्वायर बाहर निकलेगा R की फॉर्म में, और ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। देन वी सी हेयर दैट Q डैश इज इक्वल टू माइनस में Q अपॉन में D, और ये वाली वैल्यू R स्क्वायर R इसमें बाहर आती है तो क्या बन गई, R बन गई है। तो हमारे पास में जो हम लोगों ने एक कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर जिस चार्ज को हमने लेट किया था Q डैश, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस में Q अपॉन में D इंटू में R है।
राइट। तो अब हमारे पास में दो मेन रिजल्ट्स आ चुके हैं। कौन कौन से आए हैं? वो दो मेन हैं, इन्हें ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि b इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन में d। एक तो हमने ये जिसको हमने चूज़ किया था, या फिर ये वाली वैल्यू रियलिटी में होती भी है, हम इसको चूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं आर स्क्वायर अपॉन डी को, तो ये b के इक्वल ही आता है, राइट। और हमने यहाँ से देखा कि q डैश इज इक्वल्स टू माइनस में क्यू आर अपॉन में d के इक्वल। तो ये वाले जो टर्म है वो काफ़ी मोस्ट हैं और ये कई बार क्वेश्चंस में बनकर भी आ जाती हैं, लाइक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। मतलब कि यहाँ इस टर्म से हम लोगों को बेनिफिट ये हुआ है कि अगर हमें ये पता है कि कोई भी एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है r है और इससे एक पॉइंट चार्ज दूर एक q है, ठीक है, जो कि कहाँ है, स्मॉल d डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब आप इसमें अपने आप निकाल सकते हैं कि अगर जब ये q है, इससे यहाँ कोई चार्ज इंड्यूस होगा तो जो इस पर नेट चार्ज होगा वो q डैश होगा, वो कितना होगा। तो आप q डैश निकाल सकते हैं, माइनस में q, इसका नेगेटिव लोगे r अपॉन में d के इक्वल आ जाएगा, राइट। और सेंटर से पूछा जाए ये q डैश कितने डिस्टेंस पर है, तो आप वहाँ से b निकाल सकते हो। कैसे? इसकी रेडियस का स्क्वायर अपॉन में d करके आपको ये पता चल जाएगा वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पर इंड्यूस होगा। तो इस वाली टर्म्स के लिए हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं कि thus the image charge in this case is a point charge of magnitude minus q r upon d placed at a distance r square upon d from the center of the spherical conductor, राइट। मतलब कि जो हमारे पास इमेज चार्ज है वो इतना बना है, जो कि कहाँ प्लेस्ड है, सेंटर से इतनी डिस्टेंस पर वो प्लेस्ड होगा। तो हमने कुछ इसको इस तरीके से फाइंड आउट करके लिख दिया है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो एक स्फीयर देखा था वहाँ पे अब तक हम लोगों ने इस वाले पॉइंट P डैश पर देखा कि जो वैल्यू थी पोटेंशियल की वो कैसी थी, 0 थी। हमको पॉइंट P पर वैल्यू फाइंड आउट करनी थी पोटेंशियल की, राइट। तो अब हमें पॉइंट P पर इस Q डैश और Q की वजह से जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, अब हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम देखेंगे कि पोटेंशियल एट पॉइंट P, अब हमें पॉइंट P पर निकालना है पोटेंशियल। तो स्टूडेंट, पोटेंशियल देखा हम लोगों ने, Vp पोटेंशियल की जो वैल्यू है पॉइंट P पर वो कैसे थी, KQ अपॉन AP डैश। कब थी? जब हम P डैश पर फाइंड आउट कर रहे थे। अब कितनी हो जाएगी हमारे पास में इसकी वैल्यू जब हम P पॉइंट पर फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ तो हमें पता है नेट पोटेंशियल 0 है, अब हमें यहाँ देखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा K, मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ये रहा, AP डैश, मतलब अब लेना है हमें क्या, AP लेना है, प्लस Q डैश अपॉन में BP डैश की जगह क्या लेना है, अब हमें BP लेना है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो AP डैश है उसकी वैल्यू कैपिटल R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2RD cos थीटा है। लेकिन अब हम
पी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, जहाँ कैपिटल आर चेंज किस में हो जाएगा, सिर्फ स्मॉल आर में। तो हम दोनों ही कंडीशन में ए पी और बी पी दोनों के लिए ही कैपिटल आर को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, स्मॉल आर के अंदर। सो वी सी हेयर दैट यहाँ से हमारे पास टर्म बनी कितनी, ए पी का जो होल स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर माइनस 2o a o p cos थीटा। सो ए पी विल बी डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rd cos थीटा यहाँ से। और बी पी का अगर हम होल स्क्वायर निकालते हैं तो वो कितना आएगा, ओ बी का होल स्क्वायर प्लस में ओ पी का होल स्क्वायर माइनस 2ob OP cos थीटा, वेयर बी पी इज इक्वल्स टू रूट, ये आई थी बी स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर आया था, जहाँ ये स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2br cos थीटा बन जाएगा। अब जब इन दोनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, देन वी सी हेयर लाइक पोटेंशियल जो है पॉइंट P पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्साइलन नॉट Q अपॉन ए पी मतलब कि रूट में डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rd cos थीटा प्लस यहाँ आएगा कितना Q डैश, और Q डैश की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस क्यू आर अपॉन में D के फॉर्म में आई थी, तो हमने लिखा माइनस क्यू आर अपॉन D लिख दिया, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास बी पी की, वो आई है रूट में बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2br cos थीटा। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो Q और ये भी Q, यहाँ से इनको ले लिया हमने कॉमन, जिससे ये बन गया 4 पाई एप्साइलन नॉट, दिस विल बी एज इट इज Q अपॉन में रूट डी स्क्वायर, Q को तो हमने बाहर ले लिया, ये 1 डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rd cos थीटा माइनस Q यहाँ से बाहर है ही है R डिवाइडेड बाय D को हम नीचे ले जाते हैं रूट में, बी स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं, अभी हमने देखा ये रहा आर स्क्वायर अपॉन डी, और स्क्वायर हो रहा है तो क्या आएगा r⁴ डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में r एज इट इज इंटू में b की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में d cos थीटा। और अब हम इसको देखते हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब हम इस d को अंदर ले जाते हैं तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये आर स्क्वायर डी स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो 2 स्मॉल आर स्क्वायर डी cos थीटा, डी नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हमने लिखा पोटेंशियल एट P पॉइंट इज Q अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट 1 अपॉन में रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल rd cos थीटा माइनस r अपॉन में रूट आर स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस r⁴ माइनस 2 स्मॉल r स्क्वायर d cos थीटा, दिस विल बी बिकम। सो हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल है वो P पॉइंट पर वो कितना आएगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्साइलन नॉट, ये एज इट इज़ 1 अपॉन में रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rd cos थीटा माइनस, यहाँ से अब हम इस टर्म को क्या करते हैं, ले जाते हैं ऊपर नीचे आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आर का कर देते हैं, यहाँ पे जाएगा अंदर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, रूट में आर स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जब इसको करेंगे तो ये आर का स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल rd cos थीटा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों के पास में जो ये वैल्यू आई है वो पोटेंशियल की आई है, कहाँ पर, किसी भी पॉइंट
P पर पोटेंशियल को हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर A। ये क्या है, किसी भी पॉइंट P पर पोटेंशियल V की वैल्यू है जिसको हमने पॉइंट A के नाम से दे दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं क्योंकि अब हमने पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया एंड वी नो दैट इफ वी हैव पोटेंशियल देन वी फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू। सो हियर वी सी दैट द components of electric field strength at point P R, थीटा, राइट। तो अब हम P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू होती है वो R और थीटा पर डिपेंड कर रही है, राइट। तो हम सबसे पहले इसको दो तरीके से निकालते हैं। अगर हम इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ई आर वाला और एक ई थीटा वाला। हम जानते हैं ई आर वाला क्या होगा, उसमें पोटेंशियल में आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो और थीटा के लिए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करके आर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का ई आर। ई आर यानी कि हम इसे आर की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। सो वी नो दैट ए आर इज इक्वल टू माइनस डेल वी पी होता है। तो हमने लिखा है माइनस डेल वी पी अपॉन में डेल आर। ये जो कंपोनेंट है वो किसकी रिस्पेक्ट में है, आर के रिस्पेक्ट में है। तो इसकी अगर हम आर के साथ डिफरेंशियल करते हैं देन वी सी हियर दैट ई आर इज इक्वल टू माइनस साइन विल बी हियर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इसको डिफरेंशियल आर के रिस्पेक्ट में जब हम करते हैं देन वी सी हेयर ये रूट है तो यहाँ हमारे पास आया 2r² प्लस d² माइनस 2rd कॉस थीटा टू द पावर 3/2 और ऊपर की जो टर्म है r की यहाँ 2r और यहाँ पे rd कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास। तो माइनस 2r माइनस 2d कॉस थीटा, यहाँ लगाया फिर माइनस का साइन एंड माइनस 2r d² अपॉन r स्क्वायर माइनस 2d कॉस थीटा, ये आया डिवाइडेड बाय 2r² d² अपॉन कैपिटल R² प्लस r² माइनस 2rd कॉस थीटा टू द पावर 3/2 आ गया। तो हम यहाँ से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है R की वजह से वो कितनी आएगी, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ बचने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस r माइनस डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r² प्लस d² माइनस 2rd कॉस थीटा टू दी पावर 3/2 प्लस यहाँ आ गया r d² अपॉन कैपिटल R² माइनस d कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r² d² अपॉन r² प्लस कैपिटल R² माइनस 2rd कॉस थीटा टू दी पावर 3/2 के फॉर्म में ये आ गया है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो आर कंपोनेंट की वजह से ही है। सेम अब हम थीटा की वजह से निकालते हैं। तो थीटा की वजह से देखेंगे हम कि ई थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन आर डेल वी पी अपॉन डेल थीटा होता है। तो
तो हम उस पोटेंशियल की वैल्यू को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करके आर का डिवाइड कर देते हैं। तो पोटेंशियल की वैल्यू जैसे हमने स्मॉल ए इक्वेशन दी थी उसका हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देते हैं। तो ये आने वाली टर्म हमारे पास होती है ई थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2d साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd कॉस थीटा टू द पावर 3/2 प्लस 2d साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2d कॉस थीटा टू द पावर 3/2 आया। तो यहाँ से ई थीटा का कंपोनेंट हुआ माइनस माइनस प्लस एंड दिस विल बी माइनस साइन हियर। सो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड हियर विल बी ऑल्सो। सो d साइन थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2rd कॉस थीटा टू दी पावर 3/2 माइनस साइन अंदर गया सो माइनस d साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल आर भी आएगा वो पहले से ही था, 2rd कॉस थीटा टू दी पावर 3/2 के फॉर्म में ये हमारे पास आ गई है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने देखी किसके लिए है, थीटा के लिए है। और उससे पहले जो हमने देखी थी वो किसके लिए थी, स्मॉल आर के लिए थी। अब हम लोगों को अगर ये किसी पी पॉइंट पर निकालनी थी तो अब हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, उस ई आर और आर कैप प्लस में ई थीटा थीटा कैप को प्लस करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब अगर हमने जैसे इसको पी पॉइंट पर फाइंड आउट किया है, ठीक है, वैसे ही अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पी पॉइंट पर फाइंड आउट ना कर कर पी डैश पर फाइंड आउट करते हैं। पी डैश वाले पॉइंट का मतलब है अगर हम इसको स्मॉल आर को क्या बना देते हैं, कैपिटल आर के फॉर्म में बना देते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of the sphere, that स्फेयर के जो सरफेस है वहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम देखते हैं तो वहाँ हमें आर स्मॉल आर की जगह क्या लिखना होगा, कैपिटल आर को लिखना होता है। तो स्टूडेंट इससे पहले अभी अभी हम लोगों ने वैल्यू देखी, यहाँ पे ये रही ई आर की वैल्यू को हमने जब देखा तो हमारे पास में इसकी कंडीशन ये आई एज इट इज़, और यहाँ पर हम स्मॉल आर की जगह सब जगह कैपिटल आर को पुट कर देते हैं और हम देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी। लाइक ई स्मॉल आर, मतलब कि इस कैपिटल आर को स्मॉल आर बराबर करना है। तो यहाँ आया हमारे पास Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ स्मॉल आर था हमने लिखा कैपिटल आर माइनस डी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर डी कॉस थीटा की पावर आया ये 3/2 के फॉर्म में, माइनस वहाँ हमारे पास स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो गया, जहाँ एक आर से आर कैंसिल हो गया, सो वी सी हेयर डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस डी कॉस थीटा के फॉर्म में ये वैल्यू आ गई है। और यहाँ से इस टर्म को हम क्या कह सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस 2rd कॉस थीटा टू दी पावर 3/2 के फॉर्म में ये आया। इन दोनों को हम देखते हैं कि इन दोनों का जो ये वाला पार्ट है वो कैसा है, सेम है। तो इन दोनों को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमने देखा दैट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी आर माइनस डी कॉस थीटा
माइनस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd कॉस थीटा टू दी पावर 3/2 के फॉर्म में ये आ गया है। और इन दोनों को हम देखते हैं कि इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो नेट जो वैल्यू हमारे पास बचती है वो r के फॉर्म में बचती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू बच गई है q अपॉन में 4πε0 कैपिटल R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल R एंड R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd कॉस थीटा की पावर बच गई हमारे पास में 3/2 के फॉर्म में। तो स्टूडेंट ये वाली जो वैल्यू है वो ई स्मॉल r के लिए है, जब हमारे पास में जो वैल्यू है वो स्मॉल r इज इक्वल टू किसके है, कैपिटल R के इक्वल है, राइट। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि वाई जिस तरीके से हमने स्मॉल r के लिए निकाला, अब हम थीटा के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो हम ई थीटा के लिए देखते हैं कि स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करते हैं, तो q अपॉन 4πε0 एज इट इज़ आता है। वहाँ पर स्मॉल r की जगह कैपिटल R अगर हम पुट करते हैं तो हम देखते हैं वैल्यू चेंज होती है d साइन थीटा r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd साइन थीटा की पावर 3/2 माइनस डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rd साइन थीटा टू दी पावर 3/2 के फॉर्म में ये हमारे पास में आ जाती है। अब हम देखते हैं ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, तो ई जो थीटा की वैल्यू है, ई थीटा की वैल्यू है कहाँ पर, सरफेस के लिए, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। तो हम कह सकते हैं दैट एट सरफेस थीटा की वैल्यू तो कैसी हो गई, 0, मतलब एजीमुथल जो कंपोनेंट है वो आपके पास में कैसा हो गया, 0, लेकिन आर वैल्यू जो है वो आ गया। तो हमारे पास में अब जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, इस आर वाले कंपोनेंट की वजह से है। सो ई इज इक्वल टू ई आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4πε0 1 अपॉन में आर, राइट, ये वाला बाहर ले लिया हमने, यहाँ से ये आया आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd कॉस थीटा टू दी पावर 3/2। तो ये हमारे पास में क्या आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू आ गई है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू कहाँ पर है, हमारे पास में सरफेस पर है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ पे, इस स्फीयर के सरफेस पर। इसी तरीके से हमारा इसमें आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट है और वो हम निकालते हैं यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। तो हम देखते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द स्फीयर, मतलब कि अब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी देख रहे हैं इस स्फीयर के लिए। तो हमें पहले से ही पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो हमारे पास क्या होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में कितनी है, ई आर की वजह से है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या देखना है, ये देखनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम सीधी सी बात कि सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमें आर वाली, राइट, जहाँ पे आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर था। तो हमारे पास में जो सिग्मा है, यानी कि ये जो है चार्ज डेंसिटी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ एप्सिलॉन नॉट को वो कर दो मल्टीप्लाई, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ में वैल्यू आएगी Q अपॉन में 4π1 अपॉन में R
आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd cos थीटा की पावर आ जाएगी कितनी 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है सिग्मा, जिसे हम क्या कहते हैं इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास वो आ गया सिग्मा। अब स्टूडेंट इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ देख ली हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी देख ली है। अब हम लोगों को देखना है यहाँ पर कि जब दो चार्जेस हैं Q और Q डैश, मतलब कि एक तो रियल चार्ज है और दूसरा क्या है इमेज चार्ज है। तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं फोर्स, कि फोर्स कितना लगता है। तो हम लोगों को निकालना है फोर्स की वैल्यू। सो द फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड द पॉइंट चार्ज, मतलब कि जो स्फीयर है और जो पॉइंट चार्ज है उसके बीच में फोर्स कितना है। तो आप जानते हैं जो स्फीयर है उसका जो इमेज चार्ज है वो हमने Q डैश ले रखा है और पॉइंट चार्ज हमारे पास कितना है स्मॉल q है। सो द फोर्स बिटवीन द स्फीयर ऑफ रेडियस r and point charge plus q is the same as that between the point charges q and q dash, जहाँ हमारे पास q डैश की वैल्यू कितनी है -QR अपॉन में d है। देन फोर्स कितना होगा Q और Q डैश के बीच में, तो हम जानते हैं K मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश, और ये कितनी आ जाएगी आपके पास में AB का होल स्क्वायर, राइट। मतलब Q और Q डैश के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास में, वो पॉइंट एक B पर है और एक पॉइंट किस पर है A पर है। AB कितना हो जाएगा D माइनस B का होल स्क्वायर, मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एज इट इज़, Q डैश कितना है -QR अपॉन D के फॉर्म में है आपके पास में, और ये AB मतलब कि D माइनस B मीन्स D माइनस B कितना है R स्क्वायर अपॉन में D का होल स्क्वायर। सो वी सी हेयर दैट फोर्स विल बिकम माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर R D अपॉन में D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का होल स्क्वायर न्यूटन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास में क्या आता है फोर्स की वैल्यू आती है। तो इस वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा आज कि जब कोई भी ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके पास में हम कोई पॉइंट P रख देते हैं, पॉइंट चार्ज Q रख देते हैं, तो हमने आज उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पोटेंशियल और फोर्स की टर्म को फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट आज हमने पहला इसमें केस नंबर 1 पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें केस नंबर 2 पढ़ेंगे कि जब उस कंडक्टिंग स्फीयर को हम क्या कर देते हैं इंसुलेटेड कर देते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।